दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक होता है। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा। लेकिन फॉर योर सरप्राइज मैं आपको यहां पे बता दूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 3 दुश्मनों का सामना करना था, पाकिस्तान, चाइना और टर्की। और आप जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, बल्कि बैकएंड से इंडो चाइना 2.0 था। अब लड़ाई भले ही पाकिस्तान के सोल्जर्स और डिस्ट्रक्शन भले ही पाकिस्तान की जमीन पर हो रही थी, लेकिन चाइना इसे अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए एज अ लैब यूज कर रहा था। एग्जैक्टली चाइना पाकिस्तान की वैसे ही मदद कर रहा था जैसे 1999 के वक्त यूएस ने कारगिल के दौरान बैकएंड पे पाकिस्तान को सपोर्ट और गाइड किया था। तो आइए दोस्तों इस नए ट्रायंगल थ्रेट की डिटेल्स को और ज्यादा समझते हैं। देखिए, सबसे पहला दुश्मन है चाइना, लाइव लैब का मास्टरमाइंड। दोस्तों चाइना ने इस जंग को लाइव लैब की तरह यूज करा, यानी अपने हथियारों को टेस्ट करने का उसे जैसे एक मौका मिल गया। चाइना ने अपनी 36 स्ट्रेटेजम में से एक, किलिंग विद द बोरोड नाइफ, को अपनाया। अब इसका मतलब है कि बिना खुद मैदान में आए पड़ोसी पाकिस्तान को हथियार देकर लड़वाया जाए, जिससे भारत का इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए चाइना ने पाकिस्तान को अपने 4.5 जनरेशन J-10C फाइटर जेट्स और फिर उसके बाद PL-15E मिसाइल्स दिए। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों के दोनों पहली बार किसी भी रियल जंग में टेस्ट हो रहे थे। इसके अलावा चाइनीज सैटेलाइट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट्स ने भारत की हर गतिविधि पर नजर रखी। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल की जब बातचीत हो रही थी, तभी पाकिस्तान ने साफ साफ इशारा किया कि वो भारत के हर कदम पर नजर रख रहा है। अब पहले तो सब चौंक गए, लेकिन फिर जब DGMO के टॉक्स चल रहे थे तो पाकिस्तान ने खुल के यह बोल दिया कि हम जानते हैं कि तुम्हारा ऐसा ऐसा वेक्टर रेडी है और वो एक्टिव भी है, तो कृपया भारत आप उसे पीछे हटा लीजिए। अब यह बात साफ करती है कि चाइना अपने सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था, जो पाकिस्तान के लिए एक तुरुप का इक्का बना। अब सोचिए, बातचीत के वक्त भी दुश्मन को इतनी ज्यादा डिटेल्स कैसे मिल गई? इसका सीधा सीधा जवाब है चाइनीज टेक्नोलॉजी का जाल। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान, जिसके पास खाने के लिए पैसा IMF के लोन से आ रहा है, उसके पास खुद की सैटेलाइट इंटेलिजेंस होना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब देखिए, चाइना की अगर हम बात करें कि अगर हम चाइना के ऊपर शक करें, तो चाइना की यह स्ट्रेटजी नहीं है। वो अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर LAC पर भारत से सीधा टकराव करने से हमेशा से बचता आया है, इसीलिए उसने इस बार पाकिस्तान को मोहरा बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहले भारत के डिफेंस चीफ जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, उन्होंने चाइना की भूमिका को हल्के में ले लिया था। शायद वो नहीं चाहते थे कि बात ज्यादा आगे बढ़े, लेकिन अब जो सच है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने पहली बार पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया कि चाइना ने 87 आवर्स की इस जंग में एक्टिव रोल प्ले करा। अब देखिए, अगर इस चाइनीज स्ट्रेटजीज के पीछे हम कारण को समझने की कोशिश करें तो हमें क्लियरली एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न ये है कि देखिए, चाइना अभी वॉर के लिए मचल रहा है, किसी से थोड़ा वॉर हो जाए, लेकिन उसे पता है कि अगर वो डायरेक्टली वॉर में जाएगा तो इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे कि हालत उसकी रशिया जैसी हो जाएगी। और चाइना के इकोनॉमिक क्रैश का मतलब है उसका पूरे ग्लोबल ऑरा का जो बबल है वो क्रैश कर जाएगा। इसीलिए वो रशिया की बेवकूफी से सीखते हुए डायरेक्ट वॉर में कभी इन्वॉल्व होने की कोशिश करता ही नहीं। लेकिन वेपन्स तो बना लिए, कोई खरीद उन्हें रहा नहीं है, और बिना वॉर टेस्टिंग के डिफेंस इंडस्ट्री पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अब चाइना एज अ ग्लोबल कॉन्टेंडर तो सुपर पावर ग्रो कर ही रहा है, यूएस के साथ इकोनॉमिक लेवल पर उसके डिस्प्यूट्स चल ही रहे हैं, लेकिन टिल डेट चाइना यूएस के जैसे किसी भी हार्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब हेंस वो अपने वेपन्स की जितनी भी प्रदर्शनी करता आया है आज तक, वो आमतौर पर बैटल ग्राउंड टेस्टेड है ही नहीं। सो उसके लिए एक ये परफेक्ट मौका बन गया, क्योंकि यूएस वेपन्स जैसे कि लॉकहीड के प्रोडक्शन, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया उनके प्रोडक्ट्स की कायल इस वजह से है क्योंकि उन्होंने टाइम एंड अगेन इन्हें टेस्ट किया है और दुनिया को इनकी सक्सेस दिखाई है। लेकिन चाइना अब कैसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करे भाई? तो हेंस उन्होंने एक प्यादा चुना, और वो प्यादा था पाकिस्तान। इसलिए किसी भी तरह से वो चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में वो अपने वेपन्स से इंडिया को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा के अपने वेपन्स इंडस्ट्री को बूस्ट करे। लेकिन प्यादा खुद तो फेल हुआ ही, साथ में मास्टर को भी झटका लगवा गया। जैसे ही ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका सीज फायर हुआ और दुनिया को चाइनीज वेपन्स की असलियत का पता चला, वैसे ही आप एक ट्रेंड नोटिस करिए, अगले ही दिन जो चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स हैं जो हवा में उड़ रहे थे वो जमीन पर गिर जाते हैं। ऑन द डे ऑफ सीज फायर चाइना के डिफेंस स्टॉक्स में 9% का बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा दुश्मन, जो कि जंग के फ्रंट पे था। पाकिस्तान ने इस जंग में ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो 9 मई को भारत के रिटेलिएटरी स्ट्राइक का जवाब था।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की ताकत का बड़ा हिस्सा किसी और का था। अगर आप ट्रेंड्स को नोटिस करें तो पिछले 5 साल में पाकिस्तान का 81% मिलिट्री हार्डवेयर चाइनीज ओरिजिन का है। अब आप सोचिए, अगर आपकी 81% चीजें जैसे कि आपके जेट्स, आपके टैंक्स, आपके मिसाइल्स किसी और की बनाई हो तो आप उस पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, आप उसके इशारों पे नाचोगे। अब यह आंकड़ा साफ करता है कि पाकिस्तान साफ एक मोहरा था, असली दिमाग पीछे से चाइना का लग रहा था। इसी कड़ी में दोस्तों तीसरा दुश्मन आता है टर्की, जो ड्रोन्स का सप्लायर बन के उभरा। अब टर्की ने इस जंग में अहम रोल प्ले करा। जंग के दौरान कई ड्रोन्स और ट्रेन्ड पर्सोनल्स टर्की से पाकिस्तान में आए, जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, ऑन ग्राउंड प्रेजेंट हो गए। अब टर्की के बायरक्तर ड्रोन्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए और ये ड्रोन्स अपनी एक्यूरेसी और रेंज के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। अब टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता तो भाईचारे वाला है ही है, इसमें कोई दो शक या दो राय की बात नहीं है। हाल ही में इसका एक और एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिला या एविडेंस देखने को मिला। अप्रैल 2025 में टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्डोगन ने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात करी, जिसमें इन दोनों ने काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन पर गहरी बातचीत करी। तो यह त्रिकोणीय गठजोड़ यानी कि चाइना, पाकिस्तान, टर्की भारत के लिए एक नया चैलेंज बन रहा है दोस्तों। अब अगर हम भारत के जवाब की बात करें तो इस जंग से भारत को कई सबक मिले। हमने जवाब तो सटीक तरीके से दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ लर्निंग्स भी थी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि इस बार तो हमारे जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं जैसे कि शहर और गांव, वहां पे नुकसान होने से हमने बचा लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें रॉकेट्स, आर्टिलरी, ड्रोन काउंटर सिस्टम्स को मजबूत करना होगा। दूसरा सबक जो हमें यहां से सीखने को मिला वो है C4 ISR, यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। इनकी अहमियत हमें समझ में आई। अब यह टेक्नोलॉजी भारत को दुश्मन की हर चाल पे नजर रखने में मदद करेगी। तीसरा सबक जो हमने सीखा वो था सिविल मिलिट्री फ्यूजन का, यानी सेना और सिविलियन एक्सपर्ट्स का एक गठबंधन, साथ उनका कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। देखिए, भारत को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा ताकि चाइनीज सैटेलाइट्स और टर्किश ड्रोन्स का हम फ्यूचर में भी जवाब दे सकें। भारत ने हार नहीं मानी। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग और टारगेट सिलेक्शन में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का हमें एक शानदार मिक्स देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद साफ संदेश दिया कि अब दर्द सहने का वक्त नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन यह जंग सिर्फ फौजी नहीं थी, यह एक मॉडर्न मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल साजिशें सब कुछ शामिल था। अब इन्हीं को फ्यूचर में टैकल करने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंडियन मिलिट्री ने अब चाइनीज ओरिजिन कंपोनेंट्स को अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, स्पेशली जो भारत के ड्रोन सिस्टम्स हैं या टेक सिस्टम्स हैं, उनसे हटाने का एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए मेजर जनरल CS मान, जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने फ्राइडे को यह कंफर्म करा कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनकर रेडी हो चुका है, जिसके लिए वो फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही ये पॉलिसी लागू होगी, हर मिलिट्री हार्डवेयर की रिगरस टेस्टिंग करी जाएगी, जिसमें स्पेसिफिकली चाइनीज पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें खारिज करा जाएगा, यानी एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों बड़ी दिक्कत यह है कि कई वेंडर्स चाइनीज पार्ट्स को डायरेक्ट नहीं बल्कि थर्ड कंट्रीज के थ्रू प्रोक्योर कर रहे हैं, जिससे एग्जिस्टिंग जो हमारा मैकेनिज्म है वो बाईपास कर रहे हैं। रीसेंट इंसिडेंट्स ने तो और भी अलर्ट पैदा कर दिए हैं, जैसे कुछ ड्रोन में चाइनीज पार्ट्स होने की वजह से हैकिंग और कॉम्प्रोमाइज होने के केसेस सामने भी आए। अब इससे जो है वो भारत की ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पूरा रिव्यू करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब एक लार्ज स्केल ऑडिट प्लान कर रही है, जिसमें एक्सटर्नल एजेंसीज हम हायर करेंगे जो ये चेक करेंगी कि इंडिजिनस कंटेंट असली है या नहीं, सप्लाई चेन कहां पर डिपेंडेंट है और कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या नहीं। अब इनमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है वो हाई रिस्क सेक्टर्स पर होगा, स्पेशली ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स, क्योंकि ये सेक्टर स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव हैं और फॉरेन इंटरफेरेंस के लिए सबसे ज्यादा आज की डेट में वल्नरेबल बनते जा रहे हैं। इसके पैरेलल गवर्नमेंट ने दोस्तों एक 1945 करोड़ यानी कि 1945 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम फाइनलाइज करा है, जिसे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए एक बूस्ट की तरह यूज किया जाएगा। अब हमारा इस प्रोग्राम के जरिए टारगेट यह है कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो और पाकिस्तान चाइना के बीच बढ़ते टेक टाइज का इफेक्टिवली हम काउंटर ला सकें। अब इंटरनेशनल डायमेंशन और अगर हम चिंता की बात करें तो इस जंग का इंटरनेशनल डायमेंशन भी कम नहीं है। चाइना और टर्की का गठजोड़ भारत के लिए लंबे वक्त का चैलेंज बन सकता है। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों को अपने साथ जोड़ रहा है ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके।
ऊपर से टर्की का बढ़ता मिलिट्री एक्सपोर्ट जो 2024 में अगर हम बात करें तो $4 बिलियन तक पहुंच गया। अब यह सब भारत के लिए खतरे की एक घंटी है। हमें अपनी सप्लाई चेन और डिफेंस प्रोडक्शन को आत्मनिर्भर बनाना होगा, सच में आत्मनिर्भर, ताकि विदेशी हार्डवेयर पर हमारी निर्भरता जो है वो कम हो सके। अब अगर दोस्तों हम कंक्लूड करें तो ऑपरेशन सिंदूर की यह कहानी एक सबक है। जंग सिर्फ फौजों के बीच में नहीं, अब टेक्नोलॉजी और साजिशों की भी होती जा रही है। चाइना ने अपनी चालाकी से भारत को परखा, टर्की ने हथियार दिए, पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया, लेकिन भारत ने साहस और रणनीति से जवाब दिया। अब वक्त है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं ताकि अगली बार कोई लाइव लैब हमारे खिलाफ ना चला पाए। अब दोस्तों इस एनालिसिस के बाद आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।